गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड्स में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए। आज मैं ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा और ऐसे क्वेश्चन अभी पहले नहीं कराए गए। आज का भी एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करूँगा, कैपेसिटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सीरियसली वॉच करना और सीखने की कोशिश करना। पिछले एपिसोड में लास्ट में जो मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया उसके सेकेंड पार्ट में एक मानस की मिस्टेक थी, तो उसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ और जो मिस्टेक है उसको मैं करेक्शन करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ सीरियसली वॉच करो। देखिए फिर इन द बिलो फिगर देयर इज एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज with uniform charge distribution. The surface charge density sigma is constant everywhere. Ignore the gravity and friction. Find the work done in moving the charge q from point 1 to point 2 very slowly along the semicircular path. ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं था। सेकेंड पार्ट, इफ अ स्मॉल बीट consists of the point charge q is constrained to move along the shown semicircular track made of some non-conducting material, then find its change in kinetic energy between point 1 and 2 if it is given some velocity at point 1 and released. So बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया था। इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से डिस्कस हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने प्रूफ किया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा u, that is u2 minus u1, and u2 is q v2, u1 is q v1. Now q is taken common, v2 minus v1, and for the infinite seat of charge we know this formula, v2 minus v1 equals minus sigma upon 2 epsilon naught r2 minus r1, and the r2 is 5a, r1 is a, difference is 4a. So here you have 4a, 4 cancelled by 2 giving you this. Then the value of v2 minus v1 is substituted here to get to this answer. बच्चों, ये तो मैंने बिल्कुल सही बताया था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं था। मैं सेकेंड पार्ट में बताना चाहता हूँ। If the small beat having point charge q is given certain speed at point 1, then it will be subjected to two conservative electrostatic force QE rightwards and a readily outwards track reaction N, which is called non-conservative in the plane of paper. So it will continuously accelerate and its speed will increase up to point 2. The total mechanical energy of the beat will remain conserved because delta W ln से 0। बच्चों, इसको मैं कई बार पिछले एपिसोड में समझाया। तो आपके सिस्टम बाउंड्री में सिर्फ पॉइंट चार्ज क्यू है, इंजन मोटर बैटरी नहीं है, लिविंग पर्सन लिविंग एनिमल लिविंग इंसेक्ट इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है। सो डेल्टा डब्ल्यू एन सी 0 होगा और डेल्टा डब्ल्यू एन सी भी 0 होगा। ये क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल्स 0 आएगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। डायग्राम देखिए, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ सेमी सर्कुलर ट्रैक है और उस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ जो बीट है उसको यहाँ कुछ स्पीड देकर छोड़ दिया गया। सो ड्यूरिंग इट्स मोशन at a certain position of the beat there will be electrostatic force rightward because at this particular point electric field because of this infinite seat of charge is directed rightwards. So on this point charge plus q, electric field force should be rightward. कोई फोर्स को बच्चे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।
बच्चों इस क्यूई का दो कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल होगा और एक रेडियल होगा, रेडियली इनवर्ट। तो क्यूई का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो बीट को इन्वर्ट पुल करना चाहेगा सेंटर की तरफ, तो बीट इस ट्रैक को दबाएगी, तो गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ट्रैक का एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा रेडियली आउटवर्ड। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर पॉइंट पर ट्रैक का एक रेडियली आउटवर्ड रिएक्शन आएगा। इन एक रियल फोर्स एन हुआ, दूसरा रियल फोर्स क्यू हुआ, इसका नेचर हुआ कंजर्वेटिव, इसका नेचर एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव। मगर बच्चों जब ये मूव करेगा बीट, इसका वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, आप काइनेमेटिक्स में पढ़े हो को हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो डी आर तो हमेशा टेंजेंशियल होगा और एन हमेशा रेडियल होगा। 10 और डी आर 90 बनाएंगे, एन वैक्टर और डी आर वैक्टर 90 बनाएंगे। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, डेल्टा डब्ल्यू एन सी बच्चों ये वेरिएबल फोर्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज होगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क हमेशा कैलकुलस मेथड से आता है। इंटीग्रल एन डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ऊपर में समझाया कि हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, इन दोनों का डॉट हमेशा जीरो होगा। ये जो वर्क डन बाई ई एन सी फोर्स है ये जीरो आएगा, बिकॉज द ट्रैक रिएक्शन एन इज रेडियल and dr is tangential. So n dot dr, that is n perpendicular to dr, implies n dot dr is 0। और बच्चों ऊपर मैंने प्रूफ किया है यहाँ पर इन दोनों का सम जीरो आएगा क्योंकि ये दोनों जीरो हो गए। तो डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होगा, माइनस को कॉमन लिए रहो, डेल्टा यू का मीनिंग यू टू माइनस यू वन होता है। यू टू माइनस यू वन की वैल्यू पुट किया जाए तो डेल्टा के मिलेगा। So delta k equals minus of u2 minus u1, and u2 is q into v2 and u1 is q into v1 and q is taken common। v2 minus v1 का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। comes out minus sigma by 2 epsilon naught r2 minus r1। r2 की जगह पे 5 है, r1 की जगह पे, और ये माइनस माइनस प्लस। पिछले एपिसोड में ये माइनस मिस हो गया था इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस हो गया, 5a माइनस ए 4a, 4a रिपीट किया और इसको भी रिपीट किया, 4 को 2 से कैंसिल कराया, आंसर आ गया 2a क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया। पिछले एपिसोड में मिस्टेकेबली ये नेगेटिव आया था जबकि इसको पॉजिटिव आना चाहिए। आज मैंने करेक्शन करा दिया, एक माइनस की मिस्टेक और कोई मिस्टेक नहीं है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको आज बताया कि आज मैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी के स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, वही मैं कराने जा रहा हूँ। In the below shown diagram, there is a thin spherical shell and a non-conducting solid sphere of uniform charge distribution. The total charge on the shell is minus q2 and the total charge on the solid sphere is plus q1. The radius of the shell is b and the radius of the solid sphere is a. Find first part, the total self energy of the system. Second part, the total interaction potential energy of the system. Third part, the total potential energy of the system। बच्चों आपके क्वेश्चन में एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और इस पर टोटल चार्ज की वैल्यू प्लस q1 है, और एक थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है
इस पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर टोटल चार्ज -q2 है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस स्मॉल ए और स्फेरिकल सेल का रेडियस स्मॉल बी है। तो ऊपर हमने 3 क्वेश्चन क्रिएट करे हैं, देखो तीनों कैसे सॉल्व होता है। बच्चों आपको ये मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। इसी बुक के पेजेस आपको दिख रहे हैं। अभी राइटर प्रिपेयर कर रहा हूँ, पब्लिश होने पर इन्फॉर्म कर दूँगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। वी नो द टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। बच्चों आपके सिस्टम में 2 बॉडी है, एक शेल है, एक सॉलिड स्फीयर है। सेल की सेल्फ एनर्जी अलग होगी, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी अलग होगी। दोनों के 2 फार्मूले पढ़ाया हूँ, फार्मूलों को रिपीट करूँगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँगा और सम कर दूँगा। सो यू टोटल सेल्फ एनर्जी, फर्स्ट टर्म इज सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल। फार्मूला बच्चों पढ़े हो 1/2 इंटू 1/4πε0q²/r। सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर का फार्मूला पढ़े हो 3/5 1/4πε0 इंटू q²/r। बच्चों ये सेल का टोटल चार्ज है और ये सेल का रेडियस है। ये सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज है और ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस है। डायग्राम से इनकी वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो कैपिटल क्यू जो सेल का था दैट वाज -q2 विद प्रॉपर साइन, बट बाय टेकिंग स्क्वायर इट विल बी पॉजिटिव, और सेल का रेडियस b था। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज +q1 था और सॉलिड स्फीयर का रेडियस स्मॉल a था। बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख डाला। नाउ यू मस्ट से दिस इज टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। फर्स्ट पार्ट देखो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट, फॉर द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी we make independent pairs by taking 2 bodies at a time. Since in this question we have only 2 bodies, so we will make only one pair. ये पहले आपको बताया गया है, जब सिस्टम में 2 से अधिक बॉडीज होते हैं तो इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 2 बॉडी का लेकर इंडिपेंडेंट पेयर बनाते हैं। बट आपके क्वेश्चन में खाली 2 बॉडी है तो पेयर एक ही बनेगा। तो यूँ इंटरेक्शन लिखने का मेथड ये होगा कि जिस पॉइंट पे -q2 चार्ज रखा है उस पॉइंट पे अदर बॉडीज़ की वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है V1 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मैं थोड़ा इसमें कुछ और भी डिटेलिंग करना चाहूँगा। देखिए आप, बच्चों 2 बॉडी का कॉन्सेप्ट ये होता है, अच्छे से समझना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो इसका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फार्मूले से निकालेंगे। अगर पूछा जाए व्हाट इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, इसका भी हम लोग फार्मूले से निकालेंगे। तो होता क्या है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि किसी भी 2 बॉडी के सिस्टम में जितना इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट बॉडी का आता है सेम टू सेम आंसर सेकेंड बॉडी का आता है। और जब ये पूछा जाता है कि दोनों का मिला के जो सिस्टम है उसका निकालो टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका भी आंसर किसी एक के बराबर ही आता है, डबल नहीं होता। उसका लॉजिक ये है कि 2 बॉडी के सिस्टम का इंटरेक्शन यू डिफाइन करने के लिए माना जाता है कि दोनों एक दूसरे से इन्फिनिटी पर थी। आई मीन ये जो +q1 था वो राइट साइड में था इन्फिनिटी पर, जो -q2 था वो लेफ्ट साइड में था इन्फिनिटी पर। और इसमें किया ये गया है कि दोनों को बारी बारी से इन्फिनिटी से ला के यहाँ पे रख दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो जितना इंटरेक्शन यू फर्स्ट बॉडी का आता है उतना ही इंटरेक्शन यू सेकेंड बॉडी का आता है।
और उतना ही इंटरेक्शन यू दोनों का मिला के जो सिस्टम है उसका आता है। तो इंटरेक्शन यू का हाइपोथेसिस यही है कि तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर, जितना इंटरेक्शन यू फर्स्ट बॉडी का उतना ही इंटरेक्शन यू सेकेंड बॉडी का, और सेम टू सेम आंसर इन दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम का। तीन क्वेश्चन का एक ही जवाब होता है। हमें जो आसान पड़ेगा उस मेथड से इसका निकालूंगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सॉलिड स्फीयर है इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन पोजिशन, सेल के हर एक पॉइंट पर एडजस्टिंग पोटेंशियल सेम होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, V1 होगा। V1 को फॉर्मूले से लिख डालूंगा। और ये जो -Q2 है ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो मान लिया जाए कि सेल में छोटे 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 हज़ारों टुकड़े काट लिए जाए, हज़ारों टुकड़े काट लिए जाएं छोटे छोटे चार्ज, तो हर चार्ज की जगह पे पोटेंशियल V1 होगा। तो ये हो जाएगा dQ_V1 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 dQ_V1, और सबका अलजेब्राइक सम ले लिया जाए बच्चों, तो V1 कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में हज़ारों DQ 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 सम हो जाएंगे, और सम है को हो जाएगा इक्वल टू टोटल चार्ज -Q2। अल्टीमेटली -Q2 का जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो -Q2 इंटू V1 बनेगा। तो मैं इसका इंटरेक्शन यूँ निकालूंगा क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन याद रखना आपको तीन क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनेगा उसका भी इंटरेक्शन यू का वही आंसर होगा, लेकिन V1 यहाँ निकाल के -Q2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। यू इंटरेक्शन फॉर द होल सिस्टम इट शुड बी -Q2 इंटू V1। इसको डिस्क्राइब किया हूँ। -Q2 इज चार्ज ऑन द सेल। देखो एक नेगेटिव का फिर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। -Q2 इज चार्ज ऑन द सेल एंड व्हाट इज V1 multiplied by potential at every point of cell due to solid sphere। तो -Q2 को रिपीट कर दिया, और सेल के हर एक पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर की वजह से ये पोटेंशियल का फार्मूला होगा। तो बच्चों जो सॉलिड स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पे फार्मूला होता है उसमें स्फीयर का टोटल चार्ज लिया जाता है और पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है। तो सेल के किसी भी पॉइंट का सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस b होगा, स्मॉल r की जगह पे b लिखा जाएगा। फिर से देखो, सेल का कोई भी पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फार्मूला लिखा जाता है Q/R, उसमें इसका टोटल चार्ज लिया जाता है और पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r लिखा जाता है। तो ये जो बच्चों स्मॉल r डायग्राम में दिख रहा है दैट शुड बी इक्वल टू b, और कैपिटल Q की जगह पे +Q1 आएगा। ड्यू टू सेम रीजन मैंने यहाँ पे V1 का फार्मूला लिख डाला 1/4πε0 +Q1/b। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव को अपनी जगह पर रहने दिया। नाउ दिस इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द होल सिस्टम। बच्चों मैंने समझा कि तीन क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। तो ये सेल का भी इंटरेक्शन यू इतना ही होगा, सॉलिड स्फीयर का भी इंटरेक्शन यू इतना ही होगा, और दोनों को मिला के जो सिस्टम बनेगा उसका भी इंटरेक्शन यू इतना ही होगा। मगर इस मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान था, तो जो आसान पड़े वही मेथड यूज करना चाहिए, सो मैंने किया, और ये पूरे सिस्टम का इंटरेक्शन यू हुआ। बच्चों थर्ड पार्ट में आपसे पूछा यू टोटल। तो ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है दिस बिकम्स इक्वल टू टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, वो इतना आया हुआ था, रिपीट किया। इंटरेक्शन इतना आया हुआ है, रिपीट कर दिया, और इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लिया, और इस पूरे ब्रैकेट को रिपीट किया, फिर इसको रिपीट किया विथ नेगेटिव साइन,
लिख डाला एंड दिस इज U टोटल, इज इट। तो आपने देखा आपको कुछ सीखने को मिला, क्योंकि स्कूल लेवल पे आपको बिग बॉडीज़ का U नहीं पढ़ाते, सेल्फ एनर्जी नहीं पढ़ाते। स्कूल लेवल पे आपको सिर्फ पॉइंट चार्ज का U पढ़ाते हैं और पॉइंट चार्ज का खाली इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते हैं। लेकिन कंपटीशंस में बिग बॉडीज़ इन्वॉल्व करी जाती है और 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं जैसा मैंने किया। देखिए वन मोर क्वेश्चन। इन द बिलो शोन डायग्राम देयर इज अ थिन स्फेरिकल शेल having a charge minus Q2 and a point charge plus Q1 at its center. The radius of the cell is capital R. Find first part, the total self energy of the system, the total interaction potential energy of the system, the total potential energy of the system. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में एक थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, टोटल चार्ज माइनस Q2 है, सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, सेल का रेडियस कैपिटल R है। 3 क्वेश्चन फिर से पूछा। देन वी नो टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों आपके क्वेश्चन में 2 बॉडी है तो दोनों का सेल्फ एनर्जी अलग अलग लिखना होगा। सो फर्स्ट पार्ट सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल, सेकेंड पार्ट सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, इज इट। देन यू टोटल सेल्फ एनर्जी, सेल का ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, 1/2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q² R। बच्चों कैपिटल Q सेल का टोटल चार्ज होगा, कैपिटल R सेल का रेडियस होगा, और एक इसमें अजम्पशन होता है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इज सपोज टू बी 0। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी 0 मानी जाती है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो उसको 0 मान लिया जाता है। किस वाले पार्ट को 0 लिखा हुआ है, मैंने नीचे नोट दे दिया है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज सपोज टू बी 0। तो केवल एक टर्म बचा, यही इसका आंसर हुआ। कैपिटल Q की जगह पे माइनस Q2 रख दिया, होल स्क्वायर किया पॉजिटिव हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। बच्चों सेकेंड पार्ट है फॉर द इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वही लॉजिक, वी मेक इंडिपेंडेंट पेयर्स बाय टेकिंग 2 bodies at a time. Since in this question we have only 2 bodies, so we will make only 1 pair. मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, यू इंटरैक्शन निकालने का जो मेथड है किसी एक बॉडी का निकाल लो, क्योंकि 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। तो जिस बॉडी का आसानी से निकाला है उसी का निकालो और वही पूरे सिस्टम का मान लिया जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैं फिर से वही मेथड लगाया हूँ, इट शुड बी माइनस Q2 इंटू V1। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 2 मेथड होगा, या तो मैं इसका इंट्रैक्शन यू निकालूँ या इसका इंट्रैक्शन यू निकालूँ, दोनों का आंसर सेम होता है और दोनों को मिला के जो सिस्टम होता है उसका भी आंसर सेम होता है। तो अगर इसका निकालूँ तो कैसे निकालूँगा, बिकॉज ऑफ दिस सेल इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख डालूँ, से दैट इज V2, V2 को प्लस Q1 में मल्टीप्लाई कर दूँ, आ जाएगा। और अगर इसका इंट्रैक्शन वो निकालना होगा तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख डालो, और तुम्हें पता ही होगा वो सेम होगा सिमेट्री की वजह से। उसको V1 सिंबल दे दूँ और V1 को माइनस Q2 में मल्टीप्लाई कर डालूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो सेकेंड मेथड है और जो फर्स्ट मेथड है बिल्कुल डिट्टो सेम आंसर आता है, इसलिए जो तुम्हें आसान लगे वो मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को कर लो।
फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्लस Q1 की वजह से इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसको V1 लिख दे रहा हूँ और V1 को इसके पूरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वो इसका इंटरेक्शन यू आएगा। अब वही पूरे सिस्टम का इंटरेक्शन यू मान लिया जाएगा। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। देखो, यू इंटरेक्शन फॉर द होल सिस्टम माइनस Q2 इंटू V1। देखो, एक नेगेटिव का मिस्टेक यहाँ पे, चार्ज ऑन द सेल सफिशिएंट था और चार्ज ऑन द सेल माइनस Q2 था। यहाँ माइनस लिखना ठीक नहीं था, ये प्रिंटिंग एरर है बच्चों, मैं करेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे होना चाहिए सिर्फ चार्ज ऑन द सेल इंटू V1 क्या होगा, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इट शुड बी V1। तो चार्ज ऑन द सेल की जगह पे माइनस Q2 लिखोगे और जो V1 का होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, ये तो पॉइंट चार्ज हो गया तो उसकी वैल्यू लिख डालो, पॉइंट चार्ज से सेल के सरफेस की डिस्टेंस लिख डालो, दैट शुड बी कैपिटल R, माइनस Q2 को मल्टीप्लाई कर डालो, कुछ इतना आएगा, देन ये आंसर हो गया। बच्चों, थर्ड पार्ट में पूछा U टोटल, इट शुड बी U टोटल सेल्फ एनर्जी प्लस U इंटरैक्शन। ये दोनों आपने अलग अलग निकाला है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे ला के रिपीट करो और सम कर डालो। So this was U total self energy and this was U interaction। कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, बाकी चीज़ों को अंदर छोड़ दो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो, इससे तुमको बेसिक समझ में आ जाएगा अगर मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा। इन द बिलो शोन डायग्राम there is a non-conducting solid sphere of uniform charge distribution and a point charge minus Q2. The total charge on the solid sphere is plus Q1. The radius of the solid sphere is capital R. Find first part the total self energy of the system. Second part the total interaction potential energy of the system. Third part the total potential energy of the system. बच्चों, आपके क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका रेडियस कैपिटल R है, टोटल चार्ज प्लस Q1 है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज माइनस Q2 है। इसी पे 3 क्वेश्चन बनाया हुआ है। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, U टोटल सेल्फ एनर्जी इक्वल्स U सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर प्लस U सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी मैं ऊपर बताया कि सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इज सपोज टू बी 0, यहाँ लिख डालो 0। सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी फार्मूला मैं बहुत पहले बताया हूँ, उसको रिपीट कर डालो। कैपिटल Q इज टोटल चार्ज ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। बच्चों, कैपिटल Q की जगह पे प्लस Q1 लिख डालो और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R लिख डालो। अब इसको सिंप्लीफाई कर डालो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। वह जो सेकेंड पार्ट का लॉजिक में 3 बार समझा चुका हूँ कि फॉर द इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी वी मेक इंडिपेंडेंट पेयर्स by taking 2 bodies at a time. Since in this question we have only 2 bodies, so we will make only one pair. एक ही पेयर बनेगा और मेथड वही है जो सिखाया हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास 2 मेथड है और 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। सपोज ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू है, अब V1 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। देखो, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। देखो, मेरा मेथड 1 होगा कि मैं इस पॉइंट पर इसकी वजह से
पोटेंशियल V1 का फॉर्मूला लिख डालूं, V1 को माइनस Q2 से मल्टीप्लाई कर डालूं तो माइनस Q2 का इंटरैक्शन हुआ आएगा। दूसरा मेथड, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये बिग बॉडी है, लेकिन थ्योरी तो पॉइंट चार्ज की बनी है। इसमें छोटे छोटे डी क्यू हज़ारों काट डालूं। छोटे छोटे चार्ज को कैलकुलस मेथड से डी क्यू बोला जाएगा। हज़ारों डी क्यू काट डालो। हर पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल लिख डालो। मान लो एक डी क्यू यहाँ काटा तो पहले मेरे को डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, फिर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखूंगा और डी क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर एक डी क्यू यहाँ काटो, ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, फिर इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखूंगा, डी क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा। प्यारे बच्चों, जब इसमें हज़ारों डी क्यू काटोगे तो माइनस Q2 से उसकी हज़ारों डिस्टेंस होएंगी, और हज़ारों डिस्टेंस होएंगी तो पोटेंशियल के हज़ारों एक्सप्रेशंस आएंगे, और सब डी क्यू को मल्टीप्लाई करके सम करोगे। तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये हज़ारों पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी वो वेरिएबल आएगी। तो यहाँ कैलकुलस मेथड लगाना पड़ेगा और एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन आएगा जो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इस मेथड से तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा। दूसरा मेथड ये है कि इसको फर्स्ट बॉडी माने और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख डालें, और इस पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज ही रखा हुआ है तो पोटेंशियल को माइनस Q2 से मल्टीप्लाई कर डालें तो इसका इंट्रैक्शन हुआ जाएगा। बच्चों ये तो निकालना आसान होगा, क्योंकि फार्मूला सिखाया हूँ सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला सिखाया हूँ 1/4πε0 and whole of the charge of the sphere divided by this distance small r। बच्चों डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से लेते हैं। ये तो दिया ही है, और इसका टोटल चार्ज प्लस Q1 दिया ही है। यहाँ पोटेंशियल लिखना आसान होगा, और उसी पोटेंशियल को V1 बोला जाए, माइनस Q2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका इंटरैक्शन वो निकल आएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि स्टैब्लिश फैक्ट है कि दो बॉडी सिस्टम में जितना इंटरैक्शन यू सेकेंड बॉडी का आता है उतना ही इंटरैक्शन यू फर्स्ट बॉडी का आता है, और उतना ही इंटरैक्शन यू दोनों का मिला के जो सिस्टम है उसका भी आता है। इसको फर्स्ट बॉडी लेकर यहाँ पोटेंशियल लिखना ज़्यादा आसान है और माइनस Q2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। यही मेथड लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट बॉडी लूँ तो यहाँ पे हज़ारों पोटेंशियल के टर्म आएंगे, फिर कैलकुलस मेथड से इंटीग्रेट करना होगा और वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन आएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उस मेथड को रिजेक्ट करता हूँ और इस मेथड को एक्सेप्ट करता हूँ। सो आई रिपीट, इसको लेता हूँ फर्स्ट बॉडी, यहाँ लिखता हूँ पोटेंशियल V1, इसको करता हूँ मल्टीप्लाई और इसका इंटरैक्शन लिख देता हूँ। वही पूरे सिस्टम का इंटरैक्शन यूँ माना जाएगा। तो जो आसान मेथड है वही अडॉप्ट करो, क्योंकि आंसर तो सेम आता ही आता है। तो जो समझाया वही काम करने जा रहा हूँ। फॉर द होल सिस्टम इंटरैक्शन यू माइनस Q2 into V1, minus Q2 is charge of the point charge and V1 is potential at point charge due to the solid sphere of charge। बच्चों इसका फॉर्मूला इतना होता है 1/4πε0 प्लस Q1 बाई स्मॉल r, और इसको माइनस Q2 से कर दो मल्टीप्लाई, फाइनली सॉल्व कर लो, इतना आएगा। इज इट? देखा मैंने इसको कैसे निकाला, अच्छे से समझ लो। मेथड दो होते हैं, किसी एक को फर्स्ट बॉडी दूसरे को सेकंड बॉडी, और जो आसानी से निकाला है वही मेथड लगा दो
क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आता है। नाउ थर्ड पार्ट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, इट शुड बी इक्वल टू यू टोटल सेल्फ एनर्जी प्लस यू इंटरैक्शन। इसको आप सॉल्व कर चुके हो, रिपीट कर डालो। इसको अभी अभी सॉल्व करे हो, रिपीट कर डालो। इसको कॉमन ले लो, इन दोनों को सम करो, ये रहा तुम्हारा यू टोटल। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन के लॉजिक समझी। कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तो आप कल ले जाना। तो बच्चों अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स। मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपसे असली वॉच करना। 1.2.1 starting with electric properties of an isolated charge conductor। प्यारे बच्चों, ये चार्ज कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब मेरा मेटल, सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसको चार्ज दिया जाए, मान लो इंजेक्शन में सॉल्यूशन भर के, चार्ज का एक सॉल्यूशन अगर अंदर का इंजेक्ट किया जाए और सपोज उस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर रुकता नहीं है, या नेगेटिव चार्ज है वो भी अंदर नहीं रुकता। रीजन क्या है? अगर आप पॉजिटिव चार्ज का सॉल्यूशन इंजेक्ट करोगे, हर दो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, रिपल्शन से एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। और ये मीडियम कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मीडियम में चार्ज मूव कर सकता है, इसलिए रिपल्सन की वजह से चार्जेस मूव करेंगे और मूव करके सरफेस पर चले आएंगे। तब तक मूव करेंगे जब तक वो सरफेस पर ना आ जाए। तुम ये सोच रहे होगे कि सभी चार्जेस कंडक्ट होकर सरफेस पर तो आ गए, लेकिन रिपल्शन तो अभी भी होगा। किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में रिपल्शन तो अभी भी होगा, फिर ये एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? बच्चों, मैंने बताया कि इनको मूव करने के लिए मीडियम कंडक्टिंग होना चाहिए। मैंने जूम किया है कि इसके आसपास जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है, एयर और वैक्यूम है। अगर वैक्यूम नहीं भी है, एयर है, तो एयर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है। एयर में मॉलिक्यूल तो होते हैं, आयन नेग्लिजिबल होते हैं। आमीन एक तरह का इंसुलेटिंग मीडियम है। फ्री आयन न होने की वजह से एयर एक इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम में चार्जेस मूव नहीं कर सकते, इसलिए रिपल्सन होने के बावजूद ये एयर में मूव नहीं कर पाते। लेकिन किसी भी वजह से अगर एयर को कंडक्टिंग बना दिया जाए, इमेजिन करो एयर को कंडक्टिंग बना दिया जाए, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया जाए, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को सेपरेट कर दिया जाए। अगर एयर कंडक्टिंग हो गई तो रिपल्सन के कारण ये जो सरफेस वाले चार्ज हैं ये एयर में मूव करने शुरू कर देंगे और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने में लग जाएंगे। अब तब तक मूव करेंगे जब तक एयर कंडक्टिंग मिलेगी, और कुछ दूर जाने के बाद अगर एयर नॉन कंडक्टिंग हो गई फिर ये वहीं पे जाके रुक जाएंगे। गॉट इट? प्यारे बच्चों, जब हम लोग फिजिक्स के बुक में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो चार्जेस को कंडक्टर के सरफेस पे रुका हुआ दिखाते हैं और मान लेते हैं कि सराउंडिंग मीडियम की एयर नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो लाइटनिंग बोल्ट होता है, लाइटनिंग बोल्ट का मतलब आपके गली मोहल्ले में बरसात के दिनों में जब बिजली गिरने वाली होती है उसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। बहुत तेज़ गड़गड़ाहट होती है, बिजली गिरती है, वो लाइटनिंग होता है।
तो बच्चों जब आपके मोहल्ले में लाइटनिंग बोल्ट होने वाला होता है और जो बिजली गिरती है, आकाश में चमकती हुई लाइन दिखती है, उसको लाइटनिंग बोल्ट बोलते हैं। उस वक्त आपके मोहल्ले की जो एयर होती है क्लाउड के नीचे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरी की पूरी एयर कंडक्टिंग हो जाती है। और एयर कंडक्टिंग हो जाती है इसलिए क्लाउड का जो चार्ज होता है वो कनेक्टिंग एयर से होता हुआ ग्राउंड को ट्रांसफ़र होता है। एंड ग्राउंड इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राउंड में वो कंडक्ट होके चला जाता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी वजह से अगर सराउंडिंग मीडियम कंडक्टिंग हो गया, तब ये जो चार्ज है वो सरफेस पे नहीं रुकेंगे, मीडियम में कंडक्ट होना शुरू कर देंगे। हम लोग कहेंगे दैट इज़ लीकेज ऑफ चार्ज। जब चार्ज यहाँ से एयर में जाना शुरू करता है तो उसको लीकेज ऑफ चार्ज कहा गया। लेकिन अगर किसी बुक में चार्जेस को रुका हुआ दिखाया है तो माना गया है कि मीडियम नॉन कंडक्टिंग है और चार्ज उसमें मूव नहीं कर पा रहा है। फ्री आंस बिल्कुल नहीं है। जो मैटर है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, इसीलिए मूव नहीं कर रहा है, सरफेस पे आके रुक गया है। तो बच्चों कंडक्टर के केस में जब भी चार्ज आप अंदर देते हो या बाहर देते हो तो वो चार्ज अंदर बिल्कुल नहीं रुकता, कंडक्टर में कंडक्ट होके सरफेस पर आकर रुकता है और टोटल चार्ज कंजर्व होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। बच्चों गॉस लॉ से अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस यहाँ बना लें तो गॉसियन सरफेस के अंदर बाउंड चार्ज तो जीरो हो गया, नेट बाउंड चार्ज। तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। इज इट? इसके इंटरनल पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़े हो, एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, आई मीन माइनस डेल वी, एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया इसका मतलब अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। बच्चों ये जो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वो पूरे वॉल्यूम में होगा एंड अप टू द सरफेस होगा, अप टू द सरफेस होगा। आई मीन सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर बिहेव्स लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसके पूरे बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अंदर से लेकर सरफेस तक इसका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। चार्ज सरफेस पर रुकता है। अगर ये गॉसियन सरफेस बाहर से बनाते हो, बाहर से बनाओ तो उसके अंदर इस बार बाउंड चार्ज पॉजिटिव होगा, जीरो तो नहीं होगा। यानी कि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव बाउंड चार्ज का मतलब आउटवर्ड होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा, कोई भी जो कंडक्टर होता है अगर वो चार्ज कंडक्टर है तो सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एग्जैक्टली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होता है। नॉर्मली आउटवर्ड आई मीन हर पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा। नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। तुम सोचते होगे बच्चों कि नॉर्मली आउटवर्ड क्यों दिखाया जा रहा है, इंक्लाइन क्यों नहीं? प्यारे बच्चों किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्लाइन दिखाता हूँ तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट होने की वजह से ये जो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर टेंजेंशियल फोर्स आएगा, और टेंजेंशियल फोर्स आएगा तो ये मूव करेगा क्योंकि ये सरफेस कंडक्टिंग है, मूव करने के लिए फेवरेबल है। ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस के पैरेलल तब तक मूव करेगा जब तक उस पर फोर्स लगेगा। स्टेडी स्टेट में एक ऐसा वक्त आएगा कि इस पर टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो जाएगा और ये चार्ज रुक जाएगा। तो बच्चों जब टेंजेंशियल फोर्स इस पर जीरो होगा, जब टेंजेंशियल फोर्स इस पर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में जब चार्जेस रुक जाते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, बट नॉर्मल कंपोनेंट अभी भी रहता है। तब प्यारे बच्चों आप मुझसे ये पूछोगे कि अगर नॉर्मल कंपोनेंट मौजूद है, इस वाले चार्ज पे नॉर्मली आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा, मगर वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम एयर है और वो भी नॉन कंडक्टिंग है, माना गया है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में चार्जेस मूव नहीं करते। इस पे क्या होगा, फोर्स तो लगेगा मगर वो मूव नहीं कर पाएगा। इज इट? अगर मैं वेरी स्मॉल एरिया यहाँ पे ले लेता हूँ ds, उससे बहुत थोड़ा सा चार्ज दिखाता हूँ dq, तो बच्चों रेडियली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एक df फोर्स आएगा। df फोर्स आएगा dq इंटू ई। तो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ds, आई मीन df अपॉन ds, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा। नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा df अपॉन ds, उसको कहा गया इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इसके हर पॉइंट पर नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर जरूर होगा, बट चार्ज मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम कंडक्टिंग नहीं है। ये पूरा कंडक्टर नॉर्मली आउटवर्ड प्रेशर महसूस करेगा, आई मीन स्ट्रेस महसूस करेगा, लगेगा किसको, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई खींच रहा है, स्ट्रेस महसूस करेगा, मगर चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। और सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंटरनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत इजीली समझाया कि कंडक्टर के सरफेस पर आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट स्टेडी स्टेट में जीरो हो जाता है, चार्जेस रुक जाते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, नॉर्मल बचता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, चार्ज मूव नहीं करता, फोर्स लगता है, क्योंकि मीडियम कंडक्टिंग नहीं होता। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी तो समझा दी, अब उसको मैंने ड्राफ्टिंग कर रखी है, जरा वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। The electric potential at all point inside and on the surface of a charged conductor is same. The surface of a charged conductor is an equipotential surface. Then the electric field inside a charged conductor is zero everywhere. समझा दिया हूँ। The total charge of a charged conductor lies at the outer surface of the conductor. ये भी समझाया हूँ, मगर इसका लिमिटेशन है कि सराउंडिंग मीडियम नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। Surface charge density is high where the radius of curvature of the surface of the conductor is small. इसका डेरिवेशन देने वाला हूँ। सरफेस के जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होता है, वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज है। कमिंग एपिसोड में इसका डेरिवेशन दूंगा, समझ में आएगा। थोड़ा मैं डायग्राम से समझा दूँ। अगर इस पॉइंट को देखा जाए, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया जाए, उस सरफेस को लेकर स्फीयर बनाया जाए, एक छोटा सा स्फीयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा मुड़ा होने की वजह से छोटा स्फीयर बनेगा। कहेंगे इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है, इस पॉइंट पे जो सिग्मा होगा, आई मीन डी क्यू अपॉन डी एस, वो वेरी लार्ज होगा। और अगर एक छोटा सा सरफेस यहाँ लिया जाए, बच्चों ये क्या है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, इसलिए मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ,
कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लिया जाए, काट लिया जाए और उसको लेकर एक स्फीयर बनाया जाए तो कुछ ऐसे बड़ा सा बनेगा। देखो ऐसे एक बिग स्फीयर बनेगा, उसका रेडियस लार्ज होगा, तो कहा जाएगा किस पॉइंट पर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है। किस पॉइंट पे सिग्मा स्मॉल होगा। जहाँ रेडियस बिगर होता है वहाँ सिग्मा स्मॉलर होता है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। आई मीन यहाँ पे छोटे से सरफेस पर dq अपॉन ds की वैल्यू स्मॉल आएगी। और इट किसी टेढ़े मेढ़े कंडक्टर के हर पॉइंट पर कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है, इसलिए सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होती है। प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज डिराइव करके दिखा दूंगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। बट हाउएवर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टेडी स्टेट में हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इंटरनल स्पेस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसको याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरिएबल होता है तो सिग्मा भी वेरिएबल होता है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होता है। तो मैंने जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the surface of a charged conductor or just outside it is perpendicular normal to the surface। ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बात और बता दूँ, बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा और अगर इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड आएगा। बट नॉर्मल ही रहेगा, केवल पलट जाएगा इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज होने पे नॉर्मली इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड। व्हाट इट, बट दोनों केस में इलेक्ट्रिकल प्रेशर आउटवर्ड ही आता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने पे भी एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे तो प्रेशर आउटवर्ड आएगा। पॉजिटिव चार्ज होने पे भी एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे तो प्रेशर आउटवर्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर तो नॉर्मली आउटवर्ड ही आएगा, बट पॉजिटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा और नेगेटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड आएगा। डायरेक्शन पलट जाएगा मगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहेगा, केवल ये सरफेस पे डायरेक्शन पलट जाएगा। तो ये बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने समझा दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर और जस्ट आउटसाइड इट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस। इज इट? तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया और ये खुशी की बात है कि कैपेसिटर जो चैप्टर है, आई मीन जो टॉपिक है, वो आज स्टार्ट हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपको फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़ा रहा था। दरअसल मैं जो लेवल मेंटेन कर रहा था वो कंपटीशन का लेवल था, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगा। अब कंपटीशन्स में एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंस है, थ्योरी का इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन अप्लाई करने की जो स्किल है वो आप में होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। इसलिए मैंने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको कराए। अब कैपेसिटर शुरू हो गया है, इसमें भी आप देखोगे कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा जो कि आपकी किताबों में नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, जो स्कूल लेवल की बुक पढ़ते हो, वो बहुत ही समराइज्ड है। बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट आपकी बुक में होते हैं और उसका 20 टाइम्स कॉन्सेप्ट, मोर देन 20 टाइम्स कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आपकी बुक से हार्डली 30% जो कॉन्सेप्ट है वो कंपटीशन में काम आते हैं। 30% ही कवर करती है आपकी टेक्स्ट बुक। 60 to 70% जो कंपटीशन्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, आई मीन जेई एडवांस, जेई मेन,
या इवन नीट यूजी की भी बात कर लो, वो बीएससी और बीटेक लेवल के होते हैं। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आप देखोगे कि वो सब आपकी स्कूल की किताबों में नहीं मिलेगा। तो हमारे जैसे टीचर को बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, बुक में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अब आप महसूस करोगे कि ये जो बुक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ, 145 पेज पढ़ाया, और इस बुक में टोटल 300 पेज होने वाले हैं। कम से कम 300 पेज होंगे, एक चैप्टर में 300 पेज आप पढ़ोगे। सोचो आपको कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ना होता है। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज किताबें लिख रहा हूँ, क्योंकि हर चैप्टर जब जे एडवांस लेवल से पढ़ाया जाता है तो हर चैप्टर एक बुक बन जाता है। इसीलिए उसको मैं चैप्टर वाइज लिख रहा हूँ। और अगर सभी चैप्टर को मिलाकर एक बुक दे दी जाए तो इतनी मोटी हो जाएगी कि आप उसे उठा नहीं पाओगे, उसके पेज पलट नहीं पाओगे, आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको लेक्चर सीरीज नाम दिया है और चैप्टर वाइज किताबें निकाल रहा हूँ, क्योंकि हर चैप्टर में किसी में 150 पेज है, किसी में 200 है, किसी में 250 है, और फिलहाल इस बुक में तो 300 पेज होने जा रहा है। इसलिए मुझे चैप्टर वाइज लिखना पड़ा, और ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं इसमें डेरिवेशन बहुत सारा अभी नहीं दिया हूँ, बहुत सारा डेरिवेशन जो इसमें रोक रखा हूँ वॉल्यूम 2 में मैं डिलीवर करूँगा। आई होप जब सारा डेरिवेशन मैं कंपाइल कर दूँगा, कंप्लीट कर दूँगा, तो मेरी जो वॉल्यूम 2 पब्लिश होएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि 350 से 400 पेज हो जाएगा। और वो सब एक भी फालतू नहीं है, हर डेरिवेशन पूछा गया है, उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। हर पेज इंपॉर्टेंट होगा, वो सब पूछा जा चुका है 40-50 सालों में, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, जो जे एडवांस का लेवल होता है वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और एग्जॉस्टिव होता है। टीचर को भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, स्टूडेंट को भी हार्डवर्क करना पड़ता है, तब आप एक अच्छे कंपटीशन क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आज बहुत टाइम हो गया बच्चों, मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।